जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम कुमार नाग डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की दूसरी क्लास होने वाली है। चलिए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास में हम लोग 4 फरवरी 2025 के सेकेंड शिफ्ट की क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारा है, सारंग ने एचडीएफसी में 4% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ धनराशि का निवेश किया। यदि 2 वर्षों के बाद सारंग को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 153 रुपए प्राप्त होता है, तो संगत साधारण ब्याज कितना है। यानी इसमें हमें कहा गया है कि 4% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों में 153 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है, तो उसी राशि पर इसी दर से इतने ही समय में हमें कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम रेशियो मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं और चाहे तो सक्सेसिव भी लगा सकते हैं। इस तरह के रेशियो, इस तरह के परसेंटेज में, एक मिनट, इस तरह के परसेंटेज में हम सक्सेसिव लगाते हैं। तो 4% का 2 वर्ष का सक्सेसिव हमारा होगा। सक्सेसिव निकालना हमने पिछली क्लास में सीखा है। एक बार क्या करेंगे, 4 को जोड़ेंगे जो हमारा 8 होगा। एक बार 4 को गुना करेंगे 16 होगा, और इस 16 पे 2 अंक छोड़ के दशमलव देंगे, यानी यहाँ पे, और फिर एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे। इस प्रकार हमारा सक्सेसिव आ जाएगा 8.16%। मतलब 4% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों में 8.16% चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। इसी 8.16% का मान 153 रुपए दिया गया है। यानी अगर हमें प्रिंसिपल निकालना है तो हम 8.1, अगर हमें प्रिंसिपल निकालना है तो हम 153 बटा 8.16 करेंगे, क्योंकि यह 8.16 का मान है, 16% का मान है, और हमें 100% का मान ज्ञात करना है, तो गुना हम करेंगे 100 से। अगर हम यहां से दशमलव हटाते हैं तो हमें एक और 100 देना पड़ेगा। यह हमारा प्रिंसिपल आ गया। अब हमें इसी प्रिंसिपल पे साधारण ब्याज ज्ञात करना है 4% की दर से 2 वर्षों का। इधर देखेंगे, साधारण ब्याज आपको बता चुके हैं कि RT% होता है, अर्थात दर और समय का गुना का प्रतिशत होता है। यानी हम इसका RT% ज्ञात कर ले तो हम सीधा साधारण ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आया हमारा 153 बटा 816 गुने 100 गुने 100 गुने 4% की दर से 2 वर्षों का। यानी RT% हम यहाँ पे निकालना चाहे तो 4 गुने 2, 8% आ जाएगा। यानी इसका हमें 8% निकालना है। 8% तो 8/100, 100 से 100 काट देंगे, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 0, 8 दूनी 16। अब इसे 3 से काट सकते हैं, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 3 से इसको काट सकते हैं, 3 पच्चे 15, 3 एकम 3, 17 से काट देंगे, 17 दूनी 34, 17 तिया 51। 2 से अगर काटेंगे इसको तो ये 50 बार में कट जाएगा। 50 गुने 3 हमारा आ जाएगा 150 रुपए। यानी 150 रुपये हमारा साधारण ब्याज प्राप्त होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, एक ग्राहक किसी विशेष वस्तु को खरीदने के लिए 40% की छूट या 25% और 15% की 2 क्रमिक छूट के बीच निर्णय नहीं ले पा रहा है। दोनों छूटों के बीच अंतर कितना है। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जब 2 छूट दी जाए तो उसका एकल छूट निकालने के लिए हम सक्सेसिव का प्रयोग करेंगे। जैसे अभी एक छूट हमारा 40% और एक छूट है 40% और 25% की 2 छूट। अब इसका हम एकल छूट ज्ञात करेंगे तो हमें सक्सेसिव निकालना होगा। अब छूट है तो ये माइनस माइनस। सक्सेसिव ज्ञात करने के लिए क्या करना है, एक बार दोनों को जोड़ना है। तो 40 और 25 को एक बार जोड़ेंगे तो 1 मिनट, यहाँ 40 और 25 नहीं है, यहाँ पे 25 और 15% की 2 क्रमिक छूट है।
25% और 15% की दो क्रमिक छूट। अब इसका एकल छूट ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एक बार दोनों को जोड़ेंगे। एक बार अगर जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो 25 15 40 माइनस 40, एक बार दोनों को गुना करेंगे, 25 25 125, 12 25 से कम 25 है 12 37, और 2 अंक के बाद दशमलव। अब यहाँ पे माइनस नहीं होगा क्योंकि माइनस का माइनस के साथ गुना प्लस हो जाता है, यहाँ पे माइनस इसलिए होगा क्योंकि -25 और -15 जोड़ के -40 देता है। अब एक बार फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, जब आप -40 और प्लस 3.75 को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे 36.25%, यानी एक छूट हो गया 40% और दूसरा छूट हो गया 36.25%। अब दोनों के बीच अंतर पूछा है तो अंतर के लिए हम लोग क्या करते हैं, बड़ा मान माइनस छोटा मान, तो 40% माइनस 36.25% कर देंगे, 40% माइनस 36.25%। जब हम इसे घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3.75%। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। आगे का हमारा प्रश्न है, एक दुकानदार के पास 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोलाकार लड्डू, उसी सामग्री से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं। अब लड्डू है यानी गोले की बात की गई होगी, हम एक गोला का शेप ले लेते हैं, ये रहा हमारा गोला। अब ये एक गोला है, ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक गोला, एक गोला हम छोटा गोला बना लेते हैं, ये हमारा एक छोटा गोला है। अब बड़े गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी गई है, यानी यहां से यहाँ का मान 7 सेंटीमीटर होगा, और छोटे गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दी गई है, 3.5 सेंटीमीटर। अब आपको पता है इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए हम लोग इन दोनों के आयतनों को बराबर करेंगे। गोला का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन अगर हम लोग लिखेंगे तो हमें गोला का आयतन होता है, गोला का आयतन 4/3 πr³, यानी एक बार इस गोले के आयतन को एक बार इस गोले के आयतन को बराबर करेंगे, जिससे हमें यह पता चल जाएगा कि हम ये छोटा गोला यानी इस लड्डू को तोड़े, इसको तोड़ने से हमें कितने छोटे लड्डू प्राप्त हो सकते हैं। तो 4/3 πr³ इज इक्वल टू 4/3 πr³ इंटू x, यानी कितना लड्डू प्राप्त होगा उसके लिए x। अब 4/3 पाई तो कट जाएगा, इधर बचा r³ इज इक्वल टू r³। अब ये r³ क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे r का मान 7 सेंटीमीटर है और यहाँ r का मान 3.5 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ पे r अलग है यहाँ पे r अलग है, इसीलिए हम लोग इस r को उस r से नहीं काट सकते। अब यहाँ r1 का मान हमें 7 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी 7 का क्यूब, और यहाँ r2 का मान 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है। 3.5 सेंटीमीटर को हम लोग चाहे तो 7/2 भी लिख सकते हैं, यानी 7/2 का क्यूब गुना x। ठीक है, यहाँ देखते हैं। अब हम काटेंगे, 7 के क्यूब का मतलब है 7 का 3 बार गुना, उसी प्रकार 7/2 के क्यूब का मतलब है 7/2 का 3 बार गुना, 7/2 गुना 7/2 गुना 7/2 गुना x। ये ऊपर वाले तीनों 7 से ये 7 कट जाए, अब ये नीचे वाला 2 गुना होके इधर चला जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 बराबर x। x का मान हमें 8 आ गया, यानी हम लोग 8 लड्डू बना सकते हैं इस बड़े वाले लड्डू को तोड़कर। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है 672 और 7056 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब हमें 672 और 7056 का एलसीएम ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पे ये 4 ऑप्शन में इन दोनों का एलसीएम दिया गया है।
अगर ये एलसीएम का मान है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो भी एलसीएम हमें प्राप्त होगा वो 672 से भी कटेगा और 7056 से भी कटेगा। ठीक, चला गया एक मिनट। हाँ, यानी यहाँ का जो एलसीएम होगा वो 7056 और 672 दोनों से कटेगा। अब एक बार हम देखते हैं क्या इसमें, एक बार इसको जोड़ के देखते हैं। 6 7 13 2 15 15 आ रहा है, इसका मतलब यह 3 से कटेगा। विभाजिता के नियम आपको पढ़ाए हुए हैं कि संख्याओं का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। अच्छा, अब इसमें भी हम लोग जोड़ के देखेंगे क्या 3 से कट रहा है। 8 और 2 10, 2 12 और 4 16। यहाँ पे संख्याओं का योग 16 आ रहा है, यानी यह तो आंसर नहीं होगा क्योंकि यह 3 से नहीं कट रहा। उसी प्रकार यहाँ देखेंगे 7 3 10 6 16, यह भी 16 आ रहा है। 7 3 10 6 16, यानी यह भी नहीं कटेगा 3 से, यानी इसका एलसीएम ये दोनों का नहीं होगा। एक बार इसको जोड़ते हैं। 4 2 6 3 9 1 10 8 18। हाँ, 18 तो 3 से कटेगा, यानी यह हो सकता है। 4 1 5 6 7 और 2 9, 9 भी 3 से कटता है, यानी यह भी हो सकता है। एक बार इसको देखेंगे। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ से हमें यह पता चलेगा कि यह 7 से कट रहा है। 7 एकम 7 0, 7 8 56, 7 से कट रहा है, यानी कि इन दोनों में से कोई संख्या 7 से कटना चाहिए। जो एलसीएम होगा वो 7 से 100% कटेगा। एक बार इसको 7 से काट के देखते हैं। 42 318 को 7 से काटेंगे तो 7 छक 42, 7 चौका 28, 3 और 3 पर 8 38, यानी 38 तो 7 से नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो हमारा ये वाला एलसीएम नहीं होगा, यानी एकमात्र हमारा बच गया ऑप्शन नंबर डी। एक बार लेकिन इसको भी काट के देख लेते हैं। भागा 7, 7 से अगर काटेंगे तो 7 एकम 7, सॉरी 7 दूनी 14। फिर एक बार काटेंगे 7 एकम 7, 4 7 छक 42। हाँ, यह 7 से पूरा पूरा कट जा रहा है। इस प्रकार हमारा एलसीएम 14 112 होगा। अगर आपको यह कॉन्सेप्ट समझ ना आया हो तो आप इसका बेसिक मेथड से 672 और 7056 का एलसीएम भी ले सकते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रचिन एक दूरी 2 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। रचिन की औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल निकालने के लिए हम आपको 2-3 सूत्र बताए थे। अब इस प्रश्न को देखते हुए हमें यहाँ पे कौन सा सूत्र लगाना होगा? कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय, इसको देखते हैं। अब कुल दूरी यानी रचिन 2 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया तो उसने कितनी दूरी तय की, और फिर उसने अगले 80 किलोमीटर की दूरी तय की। अब दूरी बराबर सूत्र होता है चाल गुने समय, यानी यहाँ पर चाल और समय का गुना हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि उसने पहली बार में कितनी दूरी तय की। तो पहली बार में उसने कितनी दूरी तय की होगी, 60 गुने 2 120 किलोमीटर, प्लस दूसरी बार उसने 80 किलोमीटर की दूरी तय की है तो प्लस 80 बटा कुल समय। अब यहाँ पर वह 2 घंटे तक गया है तो हम यहाँ लिख देंगे 2 घंटा। अब यहाँ पर हमें समय नहीं दिया गया है लेकिन दूरी और चाल दिया गया है, तो समय निकालने का सूत्र होता है दूरी बटा चाल, यानी 80 भागा 40। 80 बटा 40 करेंगे तो हमें 2 प्राप्त हो जाएगा, यानी यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2। अब 120 और 80 को जोड़ेंगे तो हमें 200 प्राप्त होता है। 200 बटा 2 2 4, 4 से अगर हम इसको काट देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 रेलगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक 180 मीटर लंबी समांतर पटरियों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रही है, कितने सेकंड में वे एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर जाएगी। अब रेलगाड़ी के लिए सूत्र होता है R1
प्लस R2, R1 मतलब पहली रेलगाड़ी की लंबाई जोड़ दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई बटा बराबर रिलेटिव स्पीड, RS मतलब रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल गुने समय यानी टाइम। अब ये रिलेटिव स्पीड क्या होता है? अगर रिलेटिव चाल हम कैसे निकालें? जैसे अगर रेलगाड़ियां समान दिशा में जा रही है, अब दो रेलगाड़ी होगी, हो सकता है दोनों समान दिशा में जा रही हो, ये अभी इधर जा रहा है, दूसरी भी इधर जा रही है, तो यहाँ पर हमारा रिलेटिव स्पीड क्या होगा? दोनों का चाल, जैसे अगर इसका चाल x है, इसका चाल y है, तो दोनों की चाल का अंतर, बड़ा चाल माइनस छोटा चाल कर लेंगे। अगर मान लो कि x बड़ी चाल, x का मान बड़ा है, y का मान छोटा है, तो x माइनस y कर देंगे। लेकिन अगर रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चल रही है, अब एक इधर चल रहा है, एक इधर चल रहा है, तो इस परिस्थिति में हमारा रिलेटिव स्पीड क्या होता है? दोनों चालों का योग हो जाता है, दोनों चाल जुड़ जाता है। ठीक है, चलिए चलो कोई नहीं। आगे देखते हैं। अब यहाँ कहता है कि दो रेलगाड़ियां हैं जिनमें प्रत्येक 180 मीटर लंबी है, यानी रेलगाड़ी पहली जो रेलगाड़ी होगी उसकी भी लंबाई 180 और जो दूसरी रेलगाड़ी होगी उसकी भी लंबाई 180 मीटर होगी। तो 180 मीटर प्लस 180 मीटर इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड। अब यहाँ पर जो रेलगाड़ियां हैं एक दूसरे की ओर चल रही है, अब एक दूसरे की ओर, अभी हम आपको बता चुके हैं कि अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या होगा? चालों का अंतर। अगर यह अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो चालों का योग। ठीक है, वेयर x बड़ा है y से। चलो अब यहां देखेंगे रिलेटिव स्पीड हमारा क्या होगा? जुड़ जाएगा दोनों, 180 और 50 सॉरी 50 और 70 जुड़ जाएगा, दोनों अगर जोड़ेंगे तो 120 आ जाएगा, हमारे यहाँ पे आ जाएगा 120। अब यह जो चाल है हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है और हमारा समय सेकेंड में दिया गया है। हमारा जो सेकेंड समय है, अच्छा हमें समय ही निकालना है, ठीक है। हमारा जो चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है और जो दूरी है मीटर में दी गई है, तो हम इसको क्या करेंगे? मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे चाल। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए जब चाल, अगर आपको एक मिनट, अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है, किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है, इसको अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो हम क्या करेंगे? 5/18 से गुना कर देते हैं। अगर यही चीज उल्टा करना है मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम क्या करेंगे? 18/5 से गुना करेंगे, 18/5 से गुना करेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। तो हमें यहाँ पे गुना करना होगा गुने 5/18 गुने समय, टाइम। अब काटेंगे, अगर इसको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? 360 इज इक्वल टू 120 गुने 5/18 और गुने टी। 120 से काटेंगे, 120 एकम 120 और 120 तिहाई 360। अब ये 18 तिहाई 36 इधर गुना कर देगा, 18 तरीके नहीं 18 तरीके 54, 18 गुना 3 गुना हो जाएगा, तो 18 तरीके 54 इज इक्वल टू 5t, यानी t इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 54/5। अगर आप जब आप इसको भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 10.8। अब ये हम डायरेक्ट 10.8 कैसे लिख दिए? आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी भी संख्या के नीचे 10 हो, या 10 हो, 100 हो, 1000 हो, इसके मान लो 25 लिखा है, इसके नीचे 10 हो, कितना जीरो है? एक जीरो है, तो हम लोग एक अंक छोड़ के दशमलव दे देते हैं, 2.5। उसी प्रकार अगर हमको इसको 10 बनाना है तो नीचे भी 2 से गुना करना होगा, ऊपर भी 2 से गुना करना होगा, तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, 54 दूनी 108 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा 108/10 होगा और एक अंक के बाद हम लोग डायरेक्ट दशमलव दे देंगे, इसीलिए हम यहाँ पे ऐसा डायरेक्ट दशमलव दे दिए। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, इसको देखिए फिर हम
कहता है मूल्यांकन कीजिए। -9 -60 भागा -12 जोड़ -3 × 9। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, माइनस प्लस से सबको अलग कर सकते हैं बोर्ड मास से। जैसे यहां से ये अलग हो सकता है, यहां से ये अलग हो सकता है, यहाँ प्लस से ये उधर अलग हो सकता है। और हम क्या करेंगे, इसके बीच को अब इधर बना सकते हैं, इसको यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, इसको यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, इसको अलग अलग हम लोग सॉल्व करके बना सकते हैं। बनाते हैं। जैसे ये -9 है तो -9 रहेगा, -9। अब ये -60 भागा -12, माइनस माइनस कट जाएगा, 12 × 5 = 60 हो जाएगा, यानी -60 भागा -12, माइनस से माइनस खत्म, 12 को काट देंगे 60 से तो 5 बार में कट जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर -3 गुना 9 है, जो हमारा हो जाएगा 9 × 27। ठीक है, ये अच्छा यहाँ माइनस है तो हमें यहाँ भी माइनस देना हो। अब हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं -9 तो -9। ध्यान देंगे यहाँ पर एक माइनस लगा हुआ है, ये माइनस इसके साथ गुना होकर क्या बना देगा, माइनस बना देगा, यानी यहाँ पर हमारा आ जाएगा -5, और ये तो पहले से माइनस में है तो -27। अब इसको जोड़ देंगे, -9 -5 -27, 27 और 5 32, 32 और 9 41, -41 हमारा आंसर हो जाएगा। ये रहा। पेट्रोल के मूल्य में कहता है अगला प्रश्न हमारा, पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 60% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाले व्यय में केवल 12% की वृद्धि। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न हम लोग पिछली क्लास में भी कर चुके हैं। पिछली क्लास में हम आपको बताए थे कि मूल्य बराबर मूल्य गुने खपत, मूल्य गुने खपत बराबर होता है व्यय, यानी मूल्य का अनुपात गुना खपत का अनुपात बराबर व्यय का अनुपात आएगा। जब हम लोग मूल्य का अनुपात देखेंगे, जब हम लोग मूल्य का अनुपात देखेंगे तो हमें प्राप्त होगा कि मूल्य में 60% की वृद्धि होती है। अब आप 60% का फ्रैक्शन भी ले सकते हो, या तो देखो आप डायरेक्ट 100 से 160 लिख सकते हैं, और नहीं तो आप चाहो तो 60% का फ्रैक्शन ले लो। फ्रैक्शन लेने के लिए 60/100 करते हैं, 20 से 20 दूनी 60, 20 पंचे 60, इसका आ जाएगा 2/5। यानी आप 2/5 अगर आ गया, यानी पहले मूल्य था 5, इसमें 2 की बढ़ोतरी हुई, 5 से 7 हो गया। 1 मिनट 20 से काटेंगे तो 20 × 60 होगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यानी 60% का अगर आपको फ्रैक्शन लेना है 60%, तो कर देंगे 60/100, 20 × 60, 20 पंचे 100, है ना। अब पहले ये 5 था, अभी 3 की वृद्धि हुई, यानी ये 5 से कितना हो गया होगा, 8। अब या तो आप ऐसे लिखो, नहीं तो ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको यहाँ भी काट सकते हो। हाँ, ऐसे अगर आप लिखोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब चाहे तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 60% का फ्रैक्शन 3/5 होता है, तो हम 5 से 8 लिख सकते हैं। कहता है कि इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए। जैसे खपत में कमी हुई है, x से y हो गया मान लो, इस प्रकार इसके मूल्य में मूल्य कह रहा व्यय में, इस प्रकार इसके व्यय में 12% की वृद्धि हुई। अब 12% का भी आप फ्रैक्शन ले सकते हो, 12/100, 4 से काट दोगे 4 × 12, 4 से काट दोगे 25, यानी 25 से 28 हो गया होगा, 25 से 28। तो आपको पता है यहाँ पर
x के जगह 8 को लाकर 25 का गुना 8 के साथ करेंगे तो x आ जाएगा, और 28 को 5 के साथ गुना करके यहाँ लिखेंगे तो ये y की वैल्यू आ जाएगी। इसमें अगर x के जगह हमें लिखना है, मैं इधर लिख देता हूँ x और y। x के जगह लिखना है तो 25 गुने 8 करना होगा, 25 गुने 8, ये यहाँ इसके साथ गुना होकर इधर, और ये 28 का 5 के साथ गुना होकर यहाँ, यानी यहाँ पे 28 गुने 5 हो जाएगा, है ना। तो x और y की मान हमको लिखना है तो 25 गुने 8 और जोड़ 28 गुने 5, 25 गुने 8 अनुपात, सॉरी जोड़ अनुपात 28 गुने 5, 5 से काट सकते हो, 5 एकम 5, 5 बजे 25, आप इसको 4 से काट सकते हो, 4 दूनी 8, 4 सते 28, 5 दूनी 10, 10 से कितना हो गया 7, कितने की कमी हुई इस पे, 3 की कमी हुई, तो 3 की कमी हुई कितने पे, 10 पे, और गुने 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 गुने 10 कितना होता है 30, यानी 30% की कमी करनी होगी खपत में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राजेश्वर एक कार्य को 12 दिनों में, विक्रम 6 दिनों में और टाइगर 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ये सभी एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन राजेश्वर 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है और विक्रम पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य करना छोड़ देता है। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? जो बच्चे मुझसे ये चैप्टर पढ़े होंगे तो इस चैप्टर में मैंने उनको बताया था कि जो व्यक्ति कार्य करके छोड़ेगा, इसका मतलब है कि वह कार्य का भार कम करेगा और वहां से उसका रोल खत्म हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति कार्य खत्म होने से पहले छोड़ देता है, अब जैसे जो व्यक्ति कार्य खत्म होने से पहले छोड़ देता है तो वह व्यक्ति क्या करता है, कार्यभार बढ़ा देता है, कार्यभार बढ़ा देता है और उसका रोल अंत तक चलता है। जैसे राजेश्वर, अब यहाँ पे राजेश्वर है और विक्रम है और टाइगर है। राजेश्वर 12 दिन, विक्रम 6 दिन और टाइगर 15 दिन, 12 6 15। अब क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे, 12 6 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 60। अब 60 को 12 से भाग देते हैं तो सबका क्या निकलता है, क्षमता, एफिशिएंसी। तो 60 को 12 से भाग देंगे तो 5 बार में कटेगा, 60 को 6 से भाग देंगे 10 बार में कटेगा, 60 को 15 से भाग देंगे 4 बार, यानी आर की क्षमता 5, पी की क्षमता 10 और टी की क्षमता 4 हो। अब यहाँ कहता है राजेश्वर 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है, यानी राजेश्वर काम करके छोड़ा है तो ये क्या करेगा, कार्यभार कम करेगा और यहाँ से इसका रोल खत्म हो जाएगा। यानी राजेश्वर ने कितना कार्यभार खत्म किया, राजेश्वर, या फिर ऐसा कर दो कुल कार्य था 60, अब इसमें से कार्यभार कम कौन किया, राजेश्वर, 2 दिन तक कार्य किया है। अब राजेश्वर अगर 2 दिन तक कार्य किया है और राजेश्वर की वैल्यू 5 है, यानी राजेश्वर 1 दिन में 5 कार्य करता है तो 2 दिन में 10 कार्य करेगा, तो -10। अच्छा, अब फिर यहाँ कहता है कि विक्रम, विक्रम 3 दिन पहले कार्य करना छोड़ देता है, यानी यह कार्यभार बढ़ाएगा, तो बढ़ाएगा तो प्लस, अब कितना बढ़ाएगा, विक्रम, विक्रम 1 दिन में 10 कार्य करता है तो 3 दिन में कितना कार्य करेगा, 30। अब इसको जोड़ दो, 60 और 30 90, 90 में से 10 गया 80, यानी अब कार्य हो गया 80। अच्छा, यहाँ से रोल किसका खत्म हो गया, यहाँ से रोल खत्म हो गया इसका, राजेश्वर का, यानी अभी हमारा विक्रम और ये टाइगर दोनों का रोल चलेगा। तो अब कहता है कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ होगा, कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ होगा, तो 80 कार्य है, इसको करेगा कौन, विक्रम और टाइगर, 10 4 14, काट देंगे 2 से, 2 7 14, 40, 40 बटा 60, भाग दे देंगे, 7 5 35 और 5 बटा 40, 5 पूर्णांक 5 बटा 7, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अगर आप 40 बटा 7 कर चुके हैं तो आप ये ना करके, अगर आपके पास ये बड़ी संख्या है तो आप बिना भाग दिए भी निकाल सकते हो। जैसे अब हमें गुना करना होता है, अब जैसे अगर 5.4 बटा 7 लिखा है, इसका मतलब क्या है, 4 बटा 7, इसका मतलब है 7 का 5 के साथ गुना और 4 को जोड़ देना, यानी 7 गुने 5 करना प्लस 4, इन दोनों का गुना और इन दोनों को जोड़ देना, यानी गुना करके 4 को जोड़ देना। तो अगर हम लोग 7 गुने 5 करेंगे 35 और 4 39, अंतिम यानी कि यूनिट डिजिट इकाई अंक 9 आ रहा है, लेकिन हमें इकाई अंक 0 आना चाहिए,
तो हमारा ऑप्शन ये तो नहीं होगा। उसी प्रकार 7 × 5 = 35 और 6 × 1 = 41, हमें 40 आना चाहिए। उसी प्रकार अगर इसको देखेंगे तो 7 × 5 = 35 और 3 = 38, तो 38 नहीं 40 आना चाहिए। 7 × 35 = 5 = 40। आप ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। ये फिर हमारा ये बोर्ड मास आ गया। पहले क्या करना है, भाग का काम, फिर गुना का काम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, 16 प्लस, अब 10 भागा 5 है तो 10/5 माइनस 2 × 3 6 हो जाएगा, है ना। अब आपको पता है कि अगर माइनस और प्लस से अलग होता है, यानी आप पहले इसका भी काम कर सकते हो, उसका भी काम कर सकते हो। अगर आप माइनस प्लस, मेरा मेथड जो भी थोड़ा देर पहले बताए हैं, माइनस प्लस से अलग करके बनाना, है ना। जैसे कि अब ये यहाँ पे 16 प्लस अलग हो जाएगा, तो ये 16, अब यहाँ पे माइनस है तो ये अलग हो जाएगा। इसको भाग दे दोगे कितना आएगा, 5 दूनी 10, और ये गुना कर देना, कितना आ जाएगा 6। अब जो है लिख देंगे 16, बीच में प्लस था तो प्लस, यहाँ पे माइनस था, अच्छा प्लस 2, माइनस था तो माइनस, माइनस 6 कर दोगे, 16 2 कितना होगा 18, 18 में से 6 हो जाएगा 12। आप ऐसे बना सकते हो। नहीं तो फिर आप वही मेथड अपना अपनाना, 16 प्लस 10 भागा 5 2 हो जाएगा, माइनस 2 × 3, 16 प्लस 2 माइनस 3 दूनी 6, 16 और 2 18, माइनस 6 = 12, यही आएगा। अगला देखते हैं, ये बेसिक। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह एक ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 26% कम है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस तरह का प्रश्न आपको पिछली क्लास में भी कराया जा चुका है। आप इस वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह एक ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 26% कम है। यानी कि उसको देना था 100%, लेकिन उसने दिया कितना, 100 माइनस 26%, 100 माइनस 26, यानी उसने जितना दिया और जितना देना था, ओरिजिनल वेट एसपी हो जाएगा, और जिसने जो बट्टा मार के दिया वह सीपी का मान हो जाएगा। यानी 100 में से अगर 26 घटेगा तो हमारा आएगा 74 अनुपात इधर 100, कितने की बढ़ोतरी हुई, 26 का। यानी प्रॉफिट अगर हमको ज्ञात करना है, प्रॉफिट परसेंटेज, तो 26, प्रॉफिट का सूत्र होता है, प्रॉफिट परसेंटेज का सूत्र होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। सीपी कितना है 74 गुना 100। अब देखो, ये 2 से कर सकता है 13 बार में, ये 2 से कर सकता है 2 तिहाई 6, 1 2 7 14। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर आ जाएगा 13 गुने 100 1300 और भागा 37। अब देखो, जैसे यहाँ पे फ्रैक्शन में अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इकाई अंक से हम लोग पता कर सकते हैं। यानी जैसे कि अगर ऑप्शन ए लेते हैं तो 7 और 6 का गुना जोड़ 6, हमें कितना आना चाहिए अंत में 0। जैसे गुना करेंगे 7 6 42, 42 6 कितना आ रहा है 48, लेकिन आना चाहिए 0, तो ये तो नहीं होगा। उसी तरह 7 चौका 28, 28 और जोड़ 5 33, यह भी नहीं होगा, इसको भी काट दें। 7 7 49, 49 और 0 9, यह भी नहीं होगा। 7 5 35, 35 और 5 40, हाँ अंत में 0 आ रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 35 पूर्णांक 5/37%। चलिए, अगला हमारा प्रश्न है, फिर हमारा यही बोर्ड मास का आ गया प्रश्न। अब इसको बनाएंगे। अब जैसे ये ब्रैकेट में है तब डायरेक्ट इसको काट सकते हो, 6 एकम 6 2, 6 चौका 24, यानी यहाँ से यहाँ तक का मान 4 आ जाएगा। अच्छा, गुना मध्यमा ब्रैकेट। अब जैसे ये प्लस से अलग होगा, आप प्लस से ये अलग होगा, आप इसका काम कर सकते हो। पहले ब्रैकेट में इसको भी घटा सकते हो। इसको देखते हैं, 7 एकम 7 2 7 3 21 प्लस, अब जैसे ये आ गया 16/2 गुना 8 में से 6 जाएगा तो 2, ब्रैकेट बंद, 2 से 2 खत्म। अब 16 3 18 हो जाएगा। एक मिनट, कुछ गलती किया क्या हमने,
6 एकम 6, अच्छा यहाँ एक लिखना भूल गया, क्या होगा 14, यहाँ 14 हो। अब जैसे यहाँ हो गया 14 गुना 16 3 19, 9 चौका 36, अंत में 6 यानी कि या तो भी नहीं तो तब गुना ही करना पड़ेगा हमें। अच्छा अगर मान लो कि यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, अब यहाँ 6 की जगह कोई और एक अंक रहता किसी एक में, तो हम लोग यूनिट डिजिट से भी जा सकते थे, 9 चौका 36, यानी इतना तो पता है कि अंत में 6 आएगा। अगर यहाँ 6 की जगह या यहाँ 6 की जगह कुछ कोई और अंक रहता तो आप डायरेक्ट टिक करके निकल जाते। अब हमें यहाँ गुना करना पड़ेगा, 19 चौका 76 के 6 हासिल 7, 19 चौका 76 के 6 हासिल 7, 19 का 19 का 7, नहीं कुछ गलत होएगा, 19 चौका 76 के 6 हासिल 7, 19 का 19 और 7, 19 7 26 आता है, कुछ गलत हुआ है, एक मिनट फिर से देखेंगे कहाँ गलती किया हमने। 6 एकम 6 2 6 चौका 24, ठीक है। अच्छा यहाँ 3 नहीं ना होगा जी, यहाँ तो 7 एकम 7 7 तरीके, अच्छा हर जगह एक एक छूट रहा है मेरा। 13 और 16 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 29 होगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 29, अब 14 गुने हमें 29 करना होगा, 14 गुने 29, 14 नामा 126 का 6, 126 का 6 हासिल 12, 14 दूनी 28, 28 और 12 40, 406, यानी हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 406। चलिए अगला प्रश्न है, दो ट्रेनें 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में गति कर रही है। एक ट्रेन की लंबाई 360 मीटर है, उन्हें एक दूसरे को पार करने में 21 सेकंड का समय लगता है। दूसरी ट्रेन की लंबाई दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। आपको इससे पहले हम सूत्र बता चुके हैं कि रेलगाड़ी के कॉन्सेप्ट में सूत्र होता है R1 प्लस R2। R1 क्या है, पहली रेलगाड़ी की लंबाई जोड़ दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई बराबर रिलेटिव स्पीड और गुने टाइम। अब भैया रिलेटिव स्पीड तो हम आपको बता चुके हैं कि अगर समान दिशा में है तो चालों का अंतर, और अगर विपरीत दिशा में है तो चालों का योग लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर कहता है कि विपरीत दिशाओं में, यहाँ में चालों का योग ही लेना पड़ेगा। अच्छा एक रेलगाड़ी की लंबाई दी गई है 360, हम लोग यहाँ लिख देंगे 360 प्लस R2 इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड, यहाँ पे क्या होगा जुड़ जाएगा, तो 110 और 60 170। अब देखो ये किलोमीटर प्रति घंटा में, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि किलोमीटर प्रति घंटा, और ये अगर मीटर में हो तो इसको भी हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, जिसके लिए हमें क्या करना होता है, अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है और उसे हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुना करना होता है, तो गुना 5/18 गुना समय, समय दी गई है 21 सेकंड, तो गुना 21। हम इसको एक बार काट के देखेंगे, 6 तिया 3 से काट देंगे, 3 छक 18 और 3 सते 21। अब डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, 360 प्लस R2 इज इक्वल टू 170 और गुने 7 पंचे 35/6। अब गुना कर लेते हैं, 360 प्लस R2 बराबर 17 पचे 85 का 5 हासिल 8, 17 तिया 51 और 8 59, 5950 भागा 6। अगर इसको हम 6 से भाग दे देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 6 नमा 54, 5 55, 6 नमा 54, कुछ गलत हो रहा है क्या, नहीं ठीक, 6 नमा 54, 5 55, 6 नमा 54, 1 6 एकम 6 बचा 4 दशमलव डालेंगे, 6 छके 36, 4 6 छके 36, नहीं 991.66 ये आएगा, यानी 360 प्लस R2। अब R2 का मान ज्ञात करना है तो ये 360 उधर जाके घट जाएगा, यानी R2 बराबर हमारा आ जाएगा 991.66 991.66 माइनस 360 हटा देंगे। जैसे ये देखो दशमलव में 0 0 रहता है
अब 66 में से 0 0 गया तो 66 ही बचा दशमलव। अब 1 में से 0 गया तो 1, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 3 गया तो 6, 6 से 31.66 मीटर स्ट्रैंड की लंबाई हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक उम्मीदवार को 25% अंक प्राप्त होते हैं और वह 68 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल। अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल। एक मिनट, फेल। जबकि एक दूसरे उम्मीदवार जिसे 50% अंक प्राप्त होते हैं उसको परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। परीक्षा के लिए पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर दो छात्रों की बात की गई। एक छात्र जिसको कुल अंकों का 25% अंक प्राप्त होता है और वह 68 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा छात्र जिसको 50% अंक प्राप्त होता है और जितना अंक उसको पास होने के लिए चाहिए था उससे वह 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। अब इसको बनाने का दो तरीका, पहले हम लोग बेसिक देखेंगे फिर इसका हम लोग आसान तरीका देखेंगे। जैसे अगर हम इसका बेसिक देखते हैं तो एक छात्र है जिसको 25% अंक प्राप्त हुआ है। क्या ऐसा देखेंगे कि अगर मान लो कि पहला छात्र को पास होना है, पहले छात्र को अगर पास होना है, 1 मिनट का समय देंगे। चलिए इसको देखते हैं। यानी अगर इसको पहले उम्मीदवार को अगर क्या हो रहा है, पहले उम्मीदवार को अगर पास होना है तो उसे 25% और प्लस कितना अंक प्राप्त करना होगा, 68 अंक चाहिए होगा। अच्छा, अगर दूसरे उम्मीदवार को भी पास करना होगा तो 50% अंक प्राप्त किया है और उसको 42 अंक अधिक मिलता है, यानी कि 42 अंक कम भी मिलता तो वो पास हो जाता। यानी दोनों पास का अंक बराबर हो जाएगा। तो 25% प्लस 68 इज इक्वल टू 50% माइनस 42। तो क्या करेंगे, अब इस अगर 42 को इधर भेजते हैं और 25% को उधर भेजते हैं तो ये 42 माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो 68 और प्लस 42 यानी इतना ये हो जाएगा 70, 110 बराबर। अब 25 उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 25%, यानी 25% का मान हमें आ गया 110। यहाँ पर कहता है कि परीक्षा के लिए पूर्णांक मैक्सिमम मार्क्स ज्ञात करना है। मैक्सिमम मार्क्स 100% रहा होगा, यानी 25% का वैल्यू अगर 110 दिया गया है, यानी 110 किसका वैल्यू है, 25% का। तो मैक्सिमम मार्क्स के लिए हमें 100% से गुना करना होगा। ये परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाता है, इसीलिए हम लोग यहाँ परसेंटेज नहीं भी लिखेंगे चलेगा। लेकिन चलो 25 एकम 25 और 25 चौका 110 गुने 4 करेंगे, आ जाएगा 440 टोटल मार्क्स। लेकिन अगर मान लो एग्जामिनर पूछता कि उसको पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, यानी पासिंग मार्क्स कितना चाहिए, पासिंग मार्क्स क्या होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, पासिंग मार्क्स के लिए 25% निकालेंगे और 68 जोड़ देंगे, या 50% निकालेंगे और 42 घटा देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे 25% प्राप्त हो चुका है 110, तो हम इसी में 68 जोड़ देंगे तो हमें पासिंग मार्क्स प्राप्त हो जाएगा। अगर हमें पासिंग मार्क्स निकालना है, पासिंग मार्क्स निकालना है तो हमें क्या करना होगा, 25% प्लस 68, 25% प्लस 68। 25% की वैल्यू हमें यहाँ दी गई है 110 प्लस 68, यानी पासिंग मार्क्स हो जाएगा 178। ठीक है, चलिए जैसे ये 15 नंबर है। वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर अमित 5400 रुपए की राशि का निवेश करता है और गोपाल 9400 रुपए की राशि का निवेश करता है। यदि 4 वर्ष के अंत में गोपाल को अमित से 480 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ साधारण ब्याज की बात की गई। साधारण ब्याज का सूत्र होता है
PRT अपॉन 100। साधारण ब्याज बराबर होता है P यानी कि मूलधन, हम हिंदी में लिख देते हैं मूलधन, R मतलब दर, और टाइम यानी कि समय। इसको हम 100 से भाग दे देते हैं। ये हम लोग अगर सिंपल वे में कहे तो सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल का RT%, यह भी कह सकते हैं। R फॉर रेट और T फॉर टाइम, यानी प्रिंसिपल का दर और समय का गुना का प्रतिशत। प्रिंसिपल का दर और समय का गुना का प्रतिशत क्या होगा? साधारण ब्याज होगा। ऐसे भी कर सकते हैं। चलो यहाँ देखते हैं। जैसे कि अमित, अब अमित को एक तरफ राशि प्राप्त हुआ, क्या हो रहा है ये, जैसे अमित और गोपाल। अच्छा यहाँ देखेंगे एक चीज और समझेंगे कि समय और दर समान है, समय और दर समान है, तो जिसका मूलधन ज्यादा होगा उसको ज्यादा ब्याज मिलेगा। यानी कि गोपाल को 9400 रुपया, गोपाल ने 9400 रुपया डाला है, यानी गोपाल को ज्यादा ब्याज प्राप्त हुआ होगा। और अमित ने 5400 रुपया का निवेश किया, यानी अमित को कम ब्याज प्राप्त हुआ होगा। ये बात तो पता है। यानी कि हमें गोपाल का साधारण ब्याज में से अमित का साधारण ब्याज घटा देंगे। चल तो गोपाल का साधारण ब्याज निकालेंगे तो 94 गुने RT 4%। अच्छा कहता है, अच्छा R समय 4 वर्ष बटा 100 माइनस, एक मिनट, यहाँ 94 नहीं 9400 है, यहाँ पे है 9400। ठीक, अब ये चाहो 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, माइनस अमित का ब्याज 5400 गुना R, समय 4 वर्ष बटा 100, 2 जीरो से ये भी कट जाएगा। अब ये गुना हो जाएगा 94 गुने 4, तो 4 चौका 16 का 6 हासिल 1, 9 चौका 36 और 1 37, 376 R माइनस, अब 54 का 4 के साथ गुना करो, 4 चौका 16 का 6 हासिल 1, 5 चौका 20 है 1 21, 216 R बराबर। अच्छा अंतर ही तो दिया गया है यहाँ पे 480, यानी इसका अंतर कितना आया होगा 480, यहाँ भी 480। अब घटा दो, 376 में से 16 216 घटाओ, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 1 गया 6, 3 में से 2 गया 1, यानी 160 R बराबर 480। यानी R की वैल्यू निकलना है, काट दो, 16 एकम 16, 16 तिया 48, R बराबर 3% आ जाएगा। अब जैसे अगर किसी को ये समझ नहीं आया कैसे कटा, तो आपको इतना बात तो पता होगा भैया कि 160 R बराबर अगर कहीं 480 ऐसा कुछ भी लिखा है तो R बराबर क्या होता है, ये गुना में है तो उधर जाकर भाग में परिवर्तित हो जाता है, तो 480 बटा 160, ये 0 से 0 खत्म, 16 एकम 16, 16 तिया 48। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार ने 520 रुपए में एक वस्तु खरीदी, 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अब कोई एक व्यक्ति है जिसने 520 रुपया में एक वस्तु खरीदा है और चाहता है कि हम इस पर 10% का लाभ कमाएं, तो उसको कितने रुपए में बेचना होगा। अगर मान लो पिछले क्लास में भी शायद मैंने आपको यह बताया होगा, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, उसी प्रकार यह जो क्रयमूल्य है 520 रुपया, जो क्रयमूल्य है 520 रुपया, यह भी अपने आप में 100% का मान होगा, यह भी अपने आप में 100% का मान होगा। और अगर इस पर वह 10% लाभ प्राप्त करना चाहता है तो हम इस पे 10% और जोड़ देंगे। इस प्रकार हमें जो है एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य, तो 100 और 10 जोड़ देंगे 110%।
यानी 520 का 110% ज्ञात कर देंगे तो हमें यह प्राप्त हो जाएगा कि उसको किस मूल्य पर बेचा गया होगा। तो SP बराबर 520 गुना 110 बटा 100। 1 2 1 2 0 से 2 0 खत्म। अब 52 बुरे 11 करोगे तो 5 2 5 2 7 572 रुपए में बेचा गया होगा। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, अगर इसको आप बेसिक से बनाते तो बेसिक से बनाते कैसे बनाते? अगर मान लो इसी को हम यहाँ बना देते हैं। अगर आपने इसको चाहा कि हम बेसिक से बनाए तो 520 का 10% निकालते। 520 गुना 10 भागा 100 1 2 1 2 यानी 52 रुपया आता। यानी खरीदा गया था 520 में, 10% लाभ प्राप्त करना है तो क्या करना होगा? 52 रुपया अधिक में बेचना होगा। तो 520 प्लस 52 जोड़ दोगे 2 0 2 5 2 7 5 का 5। ऐसे भी देख सकते हो आप, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक कक्षा के 48 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो संपूर्ण समूह की औसत आयु 23 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया था कि औसत निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? जितनी भी संख्याएं हैं उसको जोड़ते हैं, अब भाग कर देते हैं जितनी संख्याएं हैं उससे, यानी कुल परीक्षणों का योग बटा परीक्षणों की संख्या। या अगर क्लास की बात की जाएगी तो क्लास में जितने विद्यार्थी हैं उन सभी का उम्र जोड़ देंगे और जितने विद्यार्थी है उससे भाग दे देंगे। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि 48 विद्यार्थियों की औसत 22 वर्ष। अगर मान लो कि हम सबका आयु जोड़े होंगे, जोड़ के अगर मान लो x आया होगा, अगर जोड़ने के बाद हमें x प्राप्त हुआ होगा तो x अब बटा 48 किए होंगे तो हमें कितना प्राप्त हुआ होगा? 22। यानी x का मान अगर हमें ज्ञात करना है तो 48 गुना 22 हो जाएगा, है ना। अगर आप 48 गुना 22 करोगे तो 48 दूनी 96, इधर भी 96, 6 9 6 15 के 5 हासिल 1 9 10 1056। इस प्रकार हमें x की वैल्यू आ जाएगी 1056। ठीक है। चलिए अब उसी प्रकार यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो संपूर्ण समूह की औसत आयु 23 वर्ष हो जाती है। अब जैसे शिक्षक की आयु भी जोड़ ली जाए तो भैया अगर शिक्षक की आयु भी जोड़ लेंगे तो कुछ ना कुछ जोड़ के आया होगा, यानी x मान लो कि अब y आया जोड़ के, मान लो अब जोड़े तो y आया, है ना, बटा अब कुल विद्यार्थी 48 था और एक शिक्षक भी शामिल हो गया तो कुल व्यक्तियों की संख्या 49 हो गया, तो बटा 49 और औसत कितना आ गया? 23 वर्ष। यानी अगर y का वैल्यू ज्ञात करना है तो हमें 49 गुना 23 करना होगा। करेंगे 49 का गुना 23 के साथ 3 नमा 27 हासिल 2 4 तिया 12 2 14 और 49 दूनी 98 7 8 4 12 का 2 हासिल 1 9 1 10 1 11। कितना आ जाएगा y की वैल्यू? 1127। चलिए यानी अगर हमें शिक्षक की आयु ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे? अब इसमें एक शिक्षक शामिल है और यहाँ पे जो हमें 1056 प्राप्त हुआ है, एक मिनट, जैसे यह जो 1056 प्राप्त हुआ है यह तो जितना बच्चा है उसके उम्र का योग है, और यहाँ पे जो y का वैल्यू प्राप्त हुआ इसमें बच्चा का तो उम्र का योग है ही, साथ ही साथ शिक्षक का भी उम्र का योग। यानी अगर हम लोग 1127 में से 1056 घटा दें तो हमें यह प्राप्त हो जाएगा कि शिक्षक की उम्र कितनी है। तो शिक्षक की उम्र के लिए क्या करेंगे? 1127 माइनस 1056, 1127 माइनस 1056 घटा दीजिए। 7 में से 6 गया 1, 12 में से 5 गया 7, इधर ये 0 0 यानी कि 71। कितना आ जाएगा? 71 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। अब ये तो बात हो गई भैया बेसिक की, इसको हम लोग आसानी से भी बना सकते हैं। इसके लिए एक आसान सा मेथड का प्रयोग करते हैं। जैसे अब यहाँ कहा गया है कि एक कक्षा के 48 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 वर्ष है, यानी हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि कक्षा में अगर 48 विद्यार्थी है
तो प्रत्येक की उम्र 22 22 22 22 22 22 22 रही होगी। ठीक है, अगर शिक्षक की उम्र भी शामिल कर ली जाती है तो औसत आयु 23 वर्ष हो जाती है। यानी शिक्षक, सिर्फ शिक्षक के आने से सभी बच्चों पे एक 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 औसत बढ़ गया है, सभी बच्चों पे एक 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 औसत बढ़ गया है। तो बच्चे कितने थे? 48, यानी 48 वर्ष वो खुद लेके आए होंगे शिक्षक, और प्लस जो पहले से उनका औसत था। तो पहले से औसत क्या था? पहले से उनका औसत था नहीं, अब प्लस जो अभी उनका औसत है 23। एक मिनट, ऐसे नहीं, यानी 48 तो वो सबको दिए होंगे एक 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 48 बच्चों, और 23 साल वो खुद लेके आ गए हैं। इस पर क्रमांक हो जाएगा 8 3 11 1 हासिल 1 4 2 6 1 7 78 वर्ष। हम लोग डायरेक्ट इसका उत्तर याद कर सकते हैं। देख लीजिए, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक किले में 150 पुरुषों के लिए 85 दिनों के भोजन का प्रबंध था। 15 दिनों के बाद 25 पुरुष किले से चले गए, बचा हुआ भोजन कितने दिनों तक चलेगा? ठीक है, अब एक किले में 150 पुरुषों के लिए 85 दिनों का खाना है, यानी 150 पुरुषों के लिए 85 दिनों का खाना है, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। 15 दिनों बाद 25 पुरुष किले से चले गए, 15 दिन बाद 25 पुरुष गए हैं, यानी कि 15 दिनों तक 150 पुरुषों ने खाना खाया होगा, यानी 150 पुरुषों ने 15 दिनों तक खाना खाया। अब जो शेष बचा, अब शेष जो खाना बचा कितने दिन चलेगा? अब जैसे कि 150 पुरुष थे, अब यहाँ से 25 पुरुष चले गए, यानी बचे 125 पुरुष। अब ये मिलकर ये कितना दिनों तक उस खाने को चलाएंगे? अब देखो 150 गुने 85 माइनस 150 गुने 15, और जैसे कि ये इधर जाके माइनस होगा इसीलिए माइनस, तो 150 गुना 85 माइनस 150 यानी 150 गुना 15। देखो भाई, इन दोनों में 150 150 कॉमन है, अगर 150 150 कॉमन है तो 150 बाहर निकाल लो, बच जाएगा अंदर 85 माइनस 15, बराबर क्या आ जाएगा? बराबर हमारा आ जाएगा 150 कैसे, तो इधर ही है, बराबर हमारा बच गया 125 गुना x। अब देखो यहाँ बचा 150 गुना 85 में से 15 चला गया, कितना बचा? 70 बराबर 125 गुना x। 25 25 125 25 छक्का 150 5 एक 5 14 25 70 14 छक कितना आ जाएगा? x का मान 14 छक 84। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि 7a इज इक्वल टू 6b इज इक्वल टू 12c है तो a रेशियो b रेशियो c, यानी 7a बराबर 6b बराबर 12c है, तो a b और c का अनुपात ज्ञात करना है। इसके लिए हम आपको बताए थे कि अगर आपको a का मान लिखना है, a का मान, b का मान, c, अगर आपको a का मान लिखना है तो a को ढक देना और बाकी दो को गुना कर देना, बाकी दो कौन बचा? 6 और 12, तो a का मान लिखना है तो 6 गुना 12, एक मिनट, 6 गुना कितना हो जाएगा? 12 अनुपात। अगर आपको b का मान निकला है तो b को ढको, बाकी दो को गुना करो, 7 और 12 को गुना करो, तो 7 गुना 12। और अगर c का मान लिखना है तो c को ढको, बचा 7 और 6, 7 और 6 को गुना कर दो, 7 गुना 6। देखो जो कटने वाला है काट दो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, क्या बचा? 6 गुने 2 12, 7 गुने 2 14 और 7 गुने 1 7, 12 14 और 7, 12 14 7, ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, इसको देखते हैं। नितिन के पास 1617 रुपए है, उसने इसे अपने पुत्रों प्रवीण और ऋषि के बीच बांट दिया तथा उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 10% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि प्रवीण और ऋषि को क्रम से 17 और 18 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। नितिन को प्रवीण से कितनी नितिन ने प्रवीण को कितनी धनराशि दी? इस तरह का प्रश्न हमने कल भी किया था। आप इसको क्या करिएगा, पॉज कीजिएगा और खुद से बनाने के प्रयास कीजिए। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। जैसे नितिन ने अपने दो पुत्रों, किसको किसको? प्रवीण और ऋषि को, प्रवीण और ऋषि को राशि दी है। दोनों का समय क्या क्या है? समय 17 और 18 है। प्रवीण के लिए समय है 17 और ऋषि के लिए है 18, और
रेट दोनों के लिए सेम है, 10% 10% और 10%। देखो इसके अब हम इसको डायरेक्ट शॉर्ट अप्रोच बताते हैं। अगर इसका बेसिक देखना है तो आपको क्लास 1 देखना पड़ेगा। चलिए अब जैसे कि अमाउंट का क्या सूत्र होता है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, यही होता है ना। चलो इसको देखते हैं। यानी अगर अब दोनों का अमाउंट बराबर है, यानी कि जो प्रवीण है, प्रवीण गुने इसका 1 प्लस आर अपॉन 100 टू दी पावर टाइम, अच्छा यहाँ पे टाइम छूट गया है, टाइम बराबर होगा किसके, इसके ऋषि के, ऋषि इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू दी पावर टी। अच्छा टी की जगह क्या होगा, टी की जगह अगर हम लोग देखना चाहें तो यहाँ पर जो प्रवीण को समय मिला होगा, प्रवीण को कितना समय दिया गया है 17 वर्ष, तो 17 और इसी को 18 वर्ष। तो आपको पता है कि ये पावर घट जाएगा उधर जाके, पिछली क्लास में बता चुके हैं, और ये आर इधर आ जाएगा, तो P बटा आर बराबर आप डायरेक्ट लिख सकते हो 1 प्लस आर अपॉन 100 टू दी पावर 18 माइनस 17 यानी 1। अब देखो कैसे लिख दोगे, P बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस आर की वैल्यू 10 बटा 100 के पावर समय 1, 1 0 से 0 कट जाएगा, P बटा आर का वैल्यू आ जाएगा 10 कम 10 और 1 11 बटा 10, यानी P का मान 11 और R का मान 10 आ जाएगा। अब हमें प्रवीण को कितनी धनराशि मिली यह ज्ञात करना है, तो 1617 को भाग दे देंगे इन दोनों से, 11 प्लस 10 21 से, और गुना कर देंगे किससे, प्रवीण के लिए 11 से। अब आप इसको काट लीजिए, 7 से काटोगे 7 3 21, 7 से काटोगे 7 दूनी 14, 2 7 3 21, 7 7, 3 से काटिएगा 3 7 21, 2 3 7 21, 77 गुने 11 करना है, तो 7 7 7 14 का 4 हासिल 1, 7 और 1 8, 847 रुपए। ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं तक चलेगी और बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो में